नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे इस सेशन में। दोस्तों सबसे पहले तो मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को इस 78th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के सेशन में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के एक और ऐसे एयरक्राफ्ट के बारे में जिसको इंडियन एयरफोर्स दोबारा से अब अपग्रेड करने जा रही है। दोबारा से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पहले भी अपग्रेड किया जा चुका है और ये उसका सेकेंड अपग्रेडेशन इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर उसका कंडक्ट करने जा रही है। इंडियन एयरफोर्स के बारे में हमने आपको कुछ समय पहले बताया था कि इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर अपने सुखोई को अपग्रेड करने जा रही है और उसको 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाने जा रही है। तो इसी तरह से इंडियन एयरफोर्स का एक और ऐसा एयरक्राफ्ट जो कि सुखोई के आने से पहले इंडियन एयरफोर्स का एक लीडिंग एयरक्राफ्ट था और जो कि एयर डोमिनेंस स्टैब्लिश करने के लिए जाना जाता था, जिसका नाम है MiG-29। उसके बारे में आज हम इस सेशन में बात करेंगे। इसका अपग्रेडेशन प्रोग्राम अब यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स दोबारा से कंडक्ट करने जा रही है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने एक दशक पहले इसका एक अपग्रेडेशन प्रोग्राम कंडक्ट किया था, जिसके बाद जो एयरक्राफ्ट निकले थे उनका नाम दिया गया था MiG-29 UPG मतलब अपग्रेडेड वर्जन। तो यहाँ पर इस अपग्रेडेड वर्जन को भी यहाँ पे फर्दर अपग्रेड किया जा रहा है ताकि ये अगले 10 सालों तक इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को मेंटेन करने में इंडियन एयरफोर्स की हेल्प कर पाए। और हम सभी जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स इस समय अपने एक्यूट शॉर्टेज ऑफ स्क्वाड्रंस की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारा जो LCA Mark 2 है, LCA Mark 1A और MCAP, ये तीनों एयरक्राफ्ट अभी काफ़ी ज़्यादा डिले चल रहे हैं इनके प्रोग्राम्स। और जो MRF है, जो अभी प्रोग्राम टेंडर निकाला हुआ इंडियन एयरफोर्स ने, उसको भी लेकर के कोई यहाँ पर डेवलपमेंट होती हुई नज़र नहीं आ रही है। जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, स्पेशली जो MiG-21 है, वो यहाँ पर पूरी तरह रिटायर किए जा रहे हैं और अगले साल तक ये पूरी तरह फेज आउट कर दिए जाएंगे। तो इसके बाद इंडियन एयरफोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो 30 से भी नीचे आ जाएगी और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स अब अपने उन एयरक्राफ्ट को जो कि 2035 के आसपास रिटायर किए जाने थे, उन सभी को यहाँ पर दोबारा से अपग्रेड कर रही है। उनकी लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए सारे यहाँ पर एफर्ट्स किए जा रहे हैं और इसी कड़ी के अंदर MiG-29 को भी फर्दर अपग्रेड किया जा रहा है। देखिए, जो पिछला अपग्रेडेशन MiG-29 का हुआ था उसके अंदर MiG-29 की काफ़ी सारे सिस्टम्स को, इवन एयरफ्रेम के अंदर भी और उसके जो बाकी इंटरनल सिस्टम्स हैं उन सभी के अंदर चेंजेस किए गए थे और यहाँ पर अब फर्दर चेंजेस होने की जो संभावना है वो बहुत कम है। बट यहाँ पर इस बार जो अपग्रेडेशन किया जा रहा है उसके अंदर मेनली वेपन जो प्लेटफॉर्म्स हैं और जो वेपन इंटीग्रेशन है उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। इसी की वजह से इस एयरक्राफ्ट की जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं वो आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। और जब MiG-29 जैसा एयरक्राफ्ट में अगर आप एयर टू एयर मिसाइल्स और जो लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स हैं और जो प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशंस हैं, अगर आप उनको इंटीग्रेट कर दोगे तो MiG-29 एक बहुत लीथल एयरक्राफ्ट बन जाता है। MiG-29 लगभग F-15 की कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है जिसको इंडियन एयरफोर्स को अमेरिका सेल भी करना चाहता है। तो MiG-29 आज के दिन में इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, एक सस्ता ऑप्शन है, ताकि हम एक एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट को, जो कि एक बैटल प्रूवन एयरक्राफ्ट भी है, उसकी लाइफ को हम एक्सटेंड कर सकें। अब अगर बात करें MiG-29 की, तो MiG-29 इस समय इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों के बेड़े में शामिल है। इंडियन नेवी के पास इसका मरीन वेरिएंट यानी कि MiG-29K है, तो वहीं इंडियन एयरफोर्स के पास इसका अपग्रेडेड वर्जन MiG-29 UPG है। तो MiG-29 UPG की इस समय इंडियन एयरफोर्स में 3 स्क्वाड्रन्स ऑपरेशनल है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट 79 है। वहीं इंडियन नेवी के पास इस एयरक्राफ्ट की 45 यूनिट्स है। तो कुल मिलाकर के इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इसकी 124 यूनिट्स को ऑपरेट कर रही हैं और इस अपग्रेडेशन प्रोग्राम में पहले फेज में यहाँ पर 24 एयरक्राफ्ट को ही अपग्रेड किया जाएगा। हालांकि इस एयरक्राफ्ट की 21 यूनिट्स को इंडियन एयरफोर्स ने कुछ समय पहले रशिया से बाय करने के बारे में प्रपोजल भेजा था। हालांकि ये बहुत इनिशियल प्रपोजल था, इसके बारे में बहुत कुछ अभी तक हुआ नहीं है और हो सकता है आने वाले दिनों में इस एयरक्राफ्ट की एडिशनल यूनिट को हम इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होते हुए देखें। बट अभी ये जो प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर मेनली वेपन इंटीग्रेशन का काम हो रहा है। तो वेपन इंटीग्रेशन में यहाँ पर DRDO का एक वेपन जिसका नाम है LHSD यानी कि हाई स्पीड लो ड्रैग वेपन, जो कि एक तरह का एक डम बॉम्ब है और जिसके साथ यहाँ पर प्रिसीशन गाइडेड और ग्लाइड किट्स को एसोसिएट करके इसको एक प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो इस LHSD बॉम्ब के अभी 2 वेरिएंट्स हैं, जहां पर एक वेरिएंट 450 किलोग्राम वाला जो
जो वेरिएंट है वो इस एयरक्राफ्ट के साथ एसोसिएट किया जाएगा। वहीं पर डीआरडीओ भी 250 किलोग्राम के वेरिएंट पे काम कर रहा है और इसके साथ जो गाइडेंस किट लगाई जाती है, यानी कि जो प्रिसिशन गाइडेंस किट जो इसके साथ एसोसिएट की जाती है, जिसके बाद ये प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन में कन्वर्ट होता है, वो डीआरडीओ की प्रिसिशन गाइडेड किट है, जो कि मेनली इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के साथ टर्मिनल गाइडेंस के लिए सेमी एक्टिव लेजर होमिंग का भी इस्तेमाल करती है। और इसके अलावा अगर यहाँ पर डीआरडीओ की अलावा भी अगर कोई हम किट एसोसिएट करना चाहें इस सिस्टम के साथ, यानी कि एलएचएसडी के साथ, तो भी किया जा सकता है। जैसे कि यूएस की ग्रिफन की लेजर गाइडेड जो किट है वो भी यहाँ पर एसोसिएट की जा सकती है। तो इस तरह से ये जो एयरक्राफ्ट का ये जो बॉम्ब है, यानी कि जो प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन है, ये एयरक्राफ्ट को एक एक्सटेंडेड रेंज की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जहां पर एयरक्राफ्ट अपने सेफ जोन में रहते हुए ही अपने टारगेट को बहुत दूर से हिट कर दे। जो नॉर्मल म्यूनिशंस होते हैं जिनको लेगेसी बॉम्ब्स कहा जाता है, जो कि 100 किलोग्राम, 200 किलोग्राम, 250, 350 और 500 किलोग्राम तक के जो बॉम्ब्स होते हैं, उनके अंदर ये प्रिसिशन गाइडेड किट्स लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि यहाँ पर डीआरडीओ अभी इसके ऊपर भी काम कर रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली है, बट यूजली इस तरह के बॉम्ब्स के अंदर ये प्रिसिशन गाइडेड किट्स लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस अपग्रेडेशन प्रोग्राम के तहत इन्हीं बॉम्ब्स के अंदर, यानी कि एलएचएसडी बॉम्ब के साथ इस प्रिसिशन गाइडेड किट को लगाया जाएगा और इस बॉम्ब को फिर इस एयरक्राफ्ट के साथ, यानी कि MiG-21 यूपीजी के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। तो इस इंटीग्रेशन के दौरान यहाँ पर जो हार्ड पॉइंट्स हैं और जो हार्ड पॉइंट्स के अलावा जो पायलट का जो एरिया है उसके अंदर भी चेंजेस करने पड़ेंगे, जहाँ पर हार्डवेयर और इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ साथ यहाँ पर वेपन मैनेजमेंट जो सिस्टम है, यानी कि जो एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, जहाँ पर एयरक्राफ्ट किसी टारगेट को एम करता है और फिर वेपन को रिलीज करता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज होंगी, क्योंकि ये एक नया प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन इस एयरक्राफ्ट के साथ एसोसिएट किया जाएगा, जो कि इससे पहले के वेरिएंट में यहाँ पर डम बॉम्ब की तरह या फिर एक लेगेसी बॉम्ब की तरह यूज किया जाता था। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट को डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक की कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए एक और वेपन यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिसका नाम है रैम्पेज। सो रैम्पेज एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि इजराइल की एल्बिट सिस्टम बनाती है, और ये मिसाइल भारत के सुखोई के साथ और रफाल के साथ, इसके अलावा MiG-29 के जो कि मरीन वेरिएंट है उसके साथ भी ये मिसाइल जो है ऑलरेडी हमने इंटीग्रेट की हुई है। तो यहाँ पर यूपीजी के साथ भी इस मिसाइल को यहाँ पर आने वाले दिनों में हम इंटीग्रेट करने वाले हैं, सो दैट इस एयरक्राफ्ट की जो डीप पेनिट्रेशन की स्ट्राइक की कैपेबिलिटीज हैं उसको एनहांस किया जा सके। इस सब के अलावा इस अपग्रेडेशन प्रोग्राम में इस एयरक्राफ्ट का इंजन भी अपग्रेड किया जा रहा है। हालांकि इसके इंजन का अपग्रेडेशन ऑलरेडी शुरू किया जा चुका है, जहां पर इस साल के शुरुआत में फरवरी मंथ में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने ऑलरेडी इस एयरक्राफ्ट के इंजन के अपग्रेडेशन के लिए 5300 करोड़ का एक प्रोजेक्ट यहां पर सैंक्शन किया था, जिसके तहत यहां पर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को ऑलरेडी अकॉर्ड किया जा चुका है। और HAL और जो रशियन पार्टनर्स हैं HAL के, उनके बीच में इस अपग्रेडेशन प्रोग्राम को लेकर के बातचीत शुरू भी हो चुकी है। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि यहाँ पर कौन सा इंजन होने जा रहा है, यानी कि जो इसका एग्जिस्टिंग इंजन है RD-33 सीरीज 3 या फिर जो इसका अपग्रेडेड वर्जन है RD-33 MK, वो तो कौन सा इंजन यहाँ पर यूज किया जाएगा ये भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। बट जो RD-33 MK है, यानी कि जो एडवांस वेरिएंट है RD-33 का, वो इस समय बहुत सारे एयरक्राफ्ट में जो कि अभी अपग्रेडेड वर्जन MiG-29 के आ रहे हैं पूरी दुनिया में, उनके अंदर यूज किया जा रहा है। इसके अलावा जो MiG-29 का मरीन वेरिएंट है MiG-29 के, उसके अंदर भी यही RD-33 MK इंजन को यूज किया गया है। RD-33 MK जो इंजन है वो अपने बेसलाइन इंजन से लगभग 7% ज़्यादा पावर जो है पर जनरेट करता है। यहाँ पर थ्रस्ट टू वेट रेशो भी यहाँ पर इंप्रूव होता है। इसके अलावा यहाँ पर स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन जो है वो भी लो है। इन सब के अलावा यहाँ पर जो इस एयरक्राफ्ट की लाइफ है वो एज कम्पेयर टू RD-33 सीरीज 3 तो थोड़ी सी ज़्यादा है। इस सब के अलावा यहाँ पर एडवांस FDAX सिस्टम को भी यूज़ किया गया है। FDAX सिस्टम एक तरह का डिजिटल एनालॉग सिस्टम होता है, जो कि एक तरह से इंजन का एक ब्रेन है और एक कंप्यूटर जनरेटेड सिस्टम है, जो कि इंजन के पूरी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है। इसके अलावा यहाँ पर जो रस्टिंग मटेरियल्स हैं उनको भी इंप्रूव किया गया है, सो दैट इसके अंदर रस्ट ना लगे। तो इस तरह से ये एयरक्राफ्ट का जो इंजन है वो अपने बेसलाइन से, यानी कि RD-33 जो 3rd सीरीज है उससे ज़्यादा अच्छा है और उससे ज़्यादा जो है कॉस्ट इफेक्टिव है। बट देखना होगा कि यहाँ पर HAL और बिजनेस जो रशियन पार्टनर्स हैं उनके बीच में इस एयरक्राफ्ट के इंजन को लेकर के किस तरह बातचीत होती है। और 2019 में उस समय के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस स्टेट ने इस चीज़ को पार्लियामेंट में एडमिट किया था कि HAL भारत के अंदर ही RD-33 MK इंजन की जो ROH फैसिलिटी है, ROH का मतलब होता है रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग फैसिलिटी, उसको स्टैब्लिश करने
के लिए प्लानिंग कर रही है। और अगर ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने जो ये एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी अभी अकॉर्ड किया है HAL को, और HAL को यहाँ पर DAC अलाउ करती है इस एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी रशिया से लेने में और उसको लोकली मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो आने वाले दिनों में एक तो हम इस एयरक्राफ्ट को भारत में, इस एयरक्राफ्ट के इंजन को भारत में ही बनते हुए देखेंगे। इसके अलावा एक्सपोर्ट भी हम यहाँ पर इस इंजन को कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी ऐसी एयरफोर्स हैं जो कि अभी इस इंजन को यूज़ कर रही हैं। इवन जो इजिप्शियन एयरफोर्स है उसने तो अभी रिसेंटली 46 MiG-29 बाय किए हैं जिनके अंदर ये इंजन यूज़ किया जा रहा है। तो ये इंजन आने वाले दिनों में हो सकता है भारत लोकली प्रोड्यूस करे और एक्सपोर्ट भी करे। सो एट लास्ट इस अपग्रेडेशन प्रोग्राम से न सिर्फ MiG-29 की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ यहाँ पर एनहांस होगी, बल्कि ये एयरक्राफ्ट आने वाले अगले 10 सालों तक इंडियन एयरस्पेस को मोर सिक्योर बनाने का काम करता रहेगा। इस एयरक्राफ्ट की जो बैटल प्रूवन कैपेबिलिटी है वो हमने कारगिल वॉर के अंदर देखी थी, क्योंकि जिस तरह से कारगिल में उस समय सभी एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल थे और MiG-29 उनको एक तरह से शील्ड प्रोवाइड कर रहा था, क्योंकि MiG-21, MiG-27, MiG-23, जैगवार और मिराज जैसे एयरक्राफ्ट जो बम्बार्डमेंट कर रहे थे कारगिल के अंदर, तो उन एयरक्राफ्ट को एक तरह से प्रोटेक्शन देने का काम उस समय MiG-29 कर रहा था। और MiG-29 ने इंडियन एयर स्पेस को एक तरह से पूरी तरह डोमिनेट कर लिया था, सो दैट कोई भी MiG-29 को वहां पर चैलेंज नहीं कर पाया। और इसी वजह से एक भी F-16 ने उस ऑपरेशन के अंदर, यानी कि ऑपरेशन सफेद सागर के अंदर इंटरफेयर नहीं किया, और कभी भी LOC को क्रॉस करके इंडियन साइड पे कोई भी पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट उस समय में नहीं आ पाया। सो ये जो अभी अपग्रेडेशन प्रोग्राम चल रहा है ये कॉस्ट इफेक्टिव है और MiG-29 जैसे बैटल प्रूवन एयरक्राफ्ट को एक नई लाइफ देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। अब आज के इस सेशन को हम यहीं एंड कर रहे हैं, कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।